बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन बेटा प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स के लिए प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के इस लेक्चर में। अब आप लोग जो है वो प्रेपरेशन के साथ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हो। प्री बोर्ड तो आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें कुछ टिप्स हैं जो कि टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के साथ साथ भी। फाइनली बीइंग ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैं भी आपको कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ जिससे आप अपने इन 2 आवर्स के पेपर में बेटर तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये 2 आवर्स जो हैं आपके जो एग्ज़ाम के 2 आवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 2 आवर्स में जिस बच्चे ने बेटर तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट कर लिया, बच्चे तो सारे मेहनत करते ही हैं, लेकिन इन 2 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने अपना पेपर बेटर तरीके से अटैम्प्ट किया, उसको कंप्लीट किया और उसको रिव्यू भी कर लिया। दिस इज़ अचीवमेंट, और यही अचीवमेंट जो है उसके रिज़ल्ट्स आपको एग्ज़ाम के फाइनल रिज़ल्ट्स में नज़र भी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि पेपर प्रेजेंटेशन में आपका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न आप चूँकि 9th क्लास में भी एग्ज़ाम दे चुके हो तो इसमें आपको पता है कि टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उसमें बोर्ड की तरफ से आपको टोटल जो है वो 12 या 13, जो पिछले साल थी 12 to 13 पेजेस होते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ शीट्स अगर मिला लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 26 या 24 आपको मिल सकती हैं। और इसके इस साल देखें इतनी ही शीट्स अवेलेबल होती हैं या इससे कम या ज़्यादा, लेकिन एवरेज आप लगा लें कि 24 to 26 शीट्स आपके पास अवेलेबल होंगी जिसके ऊपर आपने अपना ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। जिसमें आपको सबसे पहले तो MCQs की बात आती है, तो MCQ टोटल 12 MCQ आपको दिए जाते हैं पेपर में, जिसके लिए टाइम अलाउड जो होता है वो 15 मिनट होता है। यानी 15 मिनट में आपने अपनी बबल शीट के ऊपर अपना नेम, अपना रोल नंबर, आपकी जितनी वहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आपने फिलअप करनी होती हैं, अपना पेपर कोड भी आपने लिखना होता है और आपने फाइनली उन बबल्स को फिलअप भी करना होता है जो आपकी करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए टोटल आपको 15 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कोशिश कीजिए कि आपके 12 MCQ हैं, आप जस्ट जो है 8 या 10 मिनट्स में आप उसको अटैम्प्ट करके बबल शीट्स को फिलअप कर लीजिए और फाइनली चेक भी कर लीजिए। आप 1-2 मिनट रखें कि आपने क्या पेपर कोड लिखा है कि नहीं लिखा, क्या आपकी पूरी बबल शीट कंप्लीट है, कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। इस चीज़ के लिए आपने 1 से 2 मिनट ज़रूर रखने हैं ताकि आप उसको ओवरव्यू कर सको। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ से रिलेटेड है। टोटल 12 MCQ आपको आएंगे और आपने सभी अटैम्प्ट करने हैं और उसको बबल शीट के ऊपर फिलअप करना है। और बबल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर बेटा आपने ज़रूर चेक करना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो ABCD ऑप्शंस हैं क्या वो राइट से लेफ़्ट की तरफ हैं या लेफ़्ट से राइट की तरफ हैं। सबसे पहले बेटा ये ज़रूर चेक करना है आपने कि जो बबल शीट के ऊपर जो जितनी भी ऑप्शंस होती हैं ABCD वो तो यूजुअली लेफ़्ट टू राइट होती हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर समटाइम जो पेपर पैटर्न इस तरह से सेट किया जाता है कि वहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ ABCD ऑप्शन होती हैं, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम दोनों जो है वो मीडियम का पेपर एक ही पेज के ऊपर उन्होंने लिखना होता है। तो इसलिए वो ज़्यादातर जो है अगर आप पिछले पेपर्स देखेंगे तो वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो ABCD ऑप्शन लिखी होती हैं, लेकिन बबल शीट के ऊपर लेफ़्ट टू राइट ABCD होती है। तो आप पहले सही ऑप्शन के ऊपर टिक कर लिया करें, तो फिर उसके बाद बबल शीट को फिलअप करें और बहुत केयरफुली आपने बबल शीट्स को फिलअप करना है, क्योंकि अगर आपसे कोई भी MCQ गलत फिलअप हो गया तो आपको नई बबल शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जितनी मर्ज़ी आप रिक्वेस्ट कर लें आपको कोई भी एग्ज़ामिनर नई बबल शीट प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने जो है वो 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आप पिछले साल की पेयरिंग देखेंगे ना तो बेटा ज़्यादातर ये 10, 11 एंड 12 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, जिसमें से आपने टोटल जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसमें 10, 11 एंड 12 चैप्टर हैं।
10 में से 3 शॉर्ट आ जाते हैं, 11 चैप्टर में से 2 शॉर्ट आ जाते हैं, 12 में से 3 शॉर्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो टोटल कंप्लीट होते हैं। 8 जिसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं, जो आपको बिल्कुल सही तरीके से आते हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको कोई डाउट नहीं है कि आप इसमें कोई गलती कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कीजिए, उनको आप पहले अटैम्प्ट कीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आपने 5 अटैम्प्ट करने ही हैं। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने टाइम में आपने इसको अटैम्प्ट करना है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर जो है वो चैप्टर नंबर 13, 14 या 15 जो है इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 3, 3 और 2 की पेयरिंग आ जाती है। किसी चैप्टर में से वो 3 दे देते हैं, किसी में से 2 दे देते हैं। और कोशिश वो ये करते हैं बेटा कि जिस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रहे होते हैं वहाँ 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ से वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेते वहाँ आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उस चैप्टर में से दे दिए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, आपने फोकस करना है अपने इन क्वेश्चंस को। आपको क्या चीज़ पूछी गई है, जितनी बात पूछी गई है उतनी ही लिखनी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। अगर आप उससे एक्स्ट्रा लिखते हो बेटा बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और अक्सर एग्जामिनर उसको रीड आउट भी नहीं करते और जस्ट जो है वो कट कर देते हैं। तो आपने फोकस करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने उसी क्वेश्चन के अंदर डिफाइन रहना है और आगे आपने एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। जितनी बात पूछी गई है बस उतनी ही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में के भी टोटल जो है वो 10 मार्क्स होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और 2 मार्क्स को अटैम्प्ट करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल इस पार्ट में भी आपको 8 आएंगे, जिसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें यूजुअली जो आती हैं चैप्टर्स वो 15, 16 एंड जो है 16, 17 एंड 18 चैप्टर जो है ये आखिरी 3 चैप्टर जो हैं वो इस पार्ट में इंक्लूडेड होते हैं। बाकी हर साल वो थोड़ा सा चैप्टर्स की ऊपर नीचे पेयरिंग चेंज भी कर देते हैं, क्योंकि इस साल स्मार्ट सिलेबस है। तो स्मार्ट सिलेबस के साथ फर्स्ट टाइम पेपर बनना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2000 जो है वो 19 का पेपर एक दफ़ा देख लीजिएगा और इस साल हो सकता है कि वो पेयरिंग फिर से चेंज कर दें, क्योंकि हर साल इतने मार्जिन वो रखते हैं कि पेयरिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। तो पेयरिंग को मेन फोकस नहीं करना, आपको जितने चैप्टर्स करवाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने अटैम्प्ट करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। टोटल इन 3 क्वेश्चन में देखें तो आपने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए पार्ट एंड बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए पार्ट एंड बी पार्ट होगा एंड क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए पार्ट एंड बी पार्ट होता है। ए पार्ट थ्योरेटिकल होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है एंड बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो यूँ समझें कि आपके जो न्यूमेरिकल हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके टोटल 9 मार्क्स होंगे, 4 एंड 5 यानी 4 थ्योरेटिकल एंड 5 क्या होगा, न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके भी ए पार्ट थ्योरेटिकल एंड बी पार्ट न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल के 4 मार्क्स होंगे एंड न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा ए पार्ट थ्योरेटिकल होगा एंड बी पार्ट क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। ए पार्ट के 4 मार्क्स एंड बी पार्ट के कितने होंगे, 5 मार्क्स होंगे। आपको ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। अगर आपको 4 एंड 5 आता है तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, अगर आपको 5 एंड 7 आता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छे तरीके से आता है आप उसको जो है वो लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए।
अच्छा, दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसकी चूँकि इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, उसको पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। थ्योरेटिकल पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसको बाद में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। लेकिन बेटा ऐसे नहीं करना कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आता है तो आप ए पार्ट उधर से कर लें और बी पार्ट उधर से कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट आता है, ए पार्ट एंड बी पार्ट बोथ, तो तब आप दोनों ही अटैम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो तब आपके वो टोटल मार्क्स जो हैं वो 9 मार्क्स उस लॉन्ग क्वेश्चन के कंसीडर किए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना अपनी मर्ज़ी से कि आप जो है एक क्वेश्चन में से ए पार्ट कर लो और दूसरे क्वेश्चन में से बी पार्ट कर लो, ऐसे नहीं। कंप्लीट क्वेश्चन जो है उसी को अटैम्प्ट करोगे तो फिर 9 मार्क्स टोटल होंगे, उसमें से आपको जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर अटैम्प्ट। ये था बेटा पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, आपने इसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके, ये था पेपर पैटर्न। अब टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है वो टाइम कैसे मैनेज करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंस। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लेके बैठे रहो और आपका टाइम गुजर जाए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएं। आपने अपनी वॉच सामने रखनी है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लेके बैठो। हर बच्चे ने पेपर की तैयारी की होती है, आपको बहुत सारी जो है वो मटेरियल्स आता है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको आते हैं, लेकिन हमने सारे चैप्टर्स तो नहीं पेपर में लिख देने होते हैं। आपको जितनी बात पूछी है क्वेश्चन में आपने उसी के मुताबिक जो है वो पेपर अटैम्प्ट करना होता है। समटाइम कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जो कुछ आता है वो सारा ही लिखने जो है वो शुरू कर देते हैं पेपर के ऊपर और टाइम को वो जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस तरह करते हुए उनका बहुत सारा पेपर रह जाता है, तो एंड पे फिर प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने पेपर छोड़ दिया तो वो सारे मार्क्स तो आप लोगों के चले जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये 60 मार्क्स का जो पेपर है जिसमें 12 MCQ हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, इसके लिए जो टाइम अलाउ किया जाता है बेटा आपको, दैट इज़ दी 2 आवर। 2 आवर का मतलब इसमें कितने मिनट्स हैं? 60 + 60 दैट इज़ 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा टाइम किसी बच्चे को नहीं दिया जाता। विद इन टाइम आपको पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। और इसमें देखिए बेटा 60 मार्क्स हैं, टोटल टाइम कितना अलाउ किया जाएगा? 120 मिनट्स। जिसमें MCQs टोटल 12 MCQ हैं, उसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा उनके लिए वो कितना है? 15 मिनट्स। जैसे मैंने कहा कि 15 मिनट्स में बेटा आपने अपना रोल नंबर, नेम, अपने सिग्नेचर, पेपर कोड एंड बबल शीट सारा कुछ फिलअप करना होता है। तो आप कोशिश कीजिए इन 15 मिनट में से जस्ट जो है 10 या 8 मिनट में आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको सोल्यूशन भी करना पड़ता है, तो वो देख के सही ऑप्शन के ऊपर टिक लगा लीजिए और बबल शीट को फिल कीजिए बहुत केयरफुली। उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट ज़रूर रखें। आप एक दफ़ा फिर से चेकआउट करें कि आपने कोई बबल अनफिल तो नहीं छोड़ दिया हुआ। आपने टोटल 12 MCQ अटैम्प्ट करने थे, क्या वो आपने कर लिए हुए हैं? इस चीज़ को चेक करने के लिए 2 मिनट ज़रूर आप जो है वो अपने पास रखें एंड पे उसको ओवरव्यू करने के लिए, क्योंकि बबल शीट एक दफ़ा आपसे ले ली गई तो आपको एग्ज़ाम में वापस प्रोवाइड नहीं की जाती। और बबल शीट्स एग्ज़ाम में टोटली सेपरेट चेक होती है सब्जेक्टिव पेपर की निस्बत। ठीक है, तो 15 मिनट्स में आपने जस्ट 10 मिनट लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए और फिर बाकी टाइम में आप उसकी बबल शीट्स को फिलअप कीजिए और फाइनली पेपर कोड ज़रूर चेक कीजिए कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा। 2 जगह पे पेपर कोड लिखना होता है, दोनों जगह पे लिखना लाजमी है। ओके, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपने 15 अटैम्प्ट करने होते हैं और 15 शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप कोशिश कीजिए बेटा 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने 2 मिनट ही लेने हैं। 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट में अटैम्प्ट करते हो और तीसरे मिनट में आप उसको देख लो क्रिटिकली उसी टाइम कि आपने इसमें से कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर दी हुई,
उसको क्रिटिकली देखिए, एक दफ़ा रीड आउट फ़ौरन से कर लीजिए, क्या आपने लिखते हुए कोई एक चीज़ मिसिंग तो नहीं कर दी हुई, या आपने वहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी हुई। कोशिश करनी है कि बिल्कुल ठीक अपने माइंड में रिवाइज़ करके उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और बार बार कटिंग ओवरलैपिंग नहीं कीजिए। इतनी क्लियर राइटिंग होनी चाहिए आपकी कि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जो है वो आपकी राइटिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ सके, रीड आउट कर सके, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर को आपकी लिखी हुई बात समझ नहीं आती तो फ़ौरन से क्रॉस लगा देगा। और एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर की चेकिंग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होती। इस बात को आपने क्लियर करना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जो एग्ज़ामिनर की चेकिंग जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती। इतनी ऑनर दी गई है एग्ज़ामिनर को। ओके, टोटल आपके जो हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। 15 के लिए अगर आप उसमें 1 मिनट रख रहे हैं कि उसको ओवरव्यू करने के लिए, उसको चेकआउट करने के लिए, तो वो टोटल 3 मिनट्स बन जाएंगे। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने, उसको ओवरव्यू करने, उसको चेक करने में 3 मिनट्स हैं, तो टोटल यहाँ आपके कितने मिनट्स लग जाएंगे? 45 मिनट। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से ही, टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप फ़ौरन से अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और कोशिश पहले ही कीजिए, जब आप सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो आपको जो बेहतर तरीके से जो सही तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। जो आप जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि आपको भूल गया है, या उसका फॉर्मूला भूल गया है, या आपको उसकी कोई एग्जाम्पल भूल गई हुई है, तो आप उसको अटैम्प्ट मत कीजिए। उसी क्वेश्चन को चूज़ कीजिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, जिसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ओके बेटा, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको टोटल 45 मिनट लग जाएंगे अगर आप उस 15 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, और हर शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आप 3 मिनट ले लेते हैं। एवरेज की बात कर रहे हैं। आपको पता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं और कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा लंबा आंसर लिखना पड़ता है, 3 से 4 लाइनों या 5 लाइनों तक भी जा सकता है। लेकिन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन को अगर हम एवरेज 3 मिनट्स देते हैं तो टोटल आपको कितने मिनट्स यहाँ लग जाएंगे? 45 मिनट लग जाएंगे। तो इट मीन्स कि 15 मिनट आपके एमसीक्यू के चले गए, 45 मिनट आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में चले गए, 1 आवर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आओगे तो पीछे से एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 15 अटैम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। हर क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 5 अटैम्प्ट करना लाजमी है। ये नहीं कि आप वहाँ से 4 करके क्वेश्चन नंबर 3 में से आप 6 कर लो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ से 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 क्वेश्चन है उसमें से भी 5 करने हैं। फिर आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट थ्योरेटिकल होगा और बी पार्ट क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, और आप एक क्वेश्चन जो है उसको कोशिश कीजिए कि आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, जिसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होगा एंड थ्योरेटिकल पार्ट भी इंक्लूड होगा। और आपको पता है अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने में और उसकी कैलकुलेशन करने में, रिजल्ट लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 मिनट लगते हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 होगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है, आपने वही नंबरिंग लिखनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया वही लिखना है, उसकी मेन हेडिंग लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर न्यूमेरिकल पे आ जाइए। न्यूमेरिकल की भी सारी हेडिंग लिखना लाजमी है, जिसमें गिवन डाटा क्या है, आप फाइंड क्या कर रहे हो, फार्मूला कौन सा यूज़ किया जा रहा है, सोल्यूशन स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके बाद रिज़ल्ट आपका क्या है, और उसी रिज़ल्ट को आपने वर्डिंग में भी ज़रूर लिखना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होगा या 7 होगा, यानी टोटल आपने जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपको 25 मिनट जो है वो लगने चाहिए। मैक्सिमम जो है आप 25 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लीजिए। ठीक है, 25 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन में लगा लीजिए, 25 मिनट दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट करने में लगा लीजिए। ये आपके टोटल जो है यहाँ पे टाइम लग जाएगा आपके पास 25 + 25 ऑलमोस्ट 50 मिनट आपके पास यहाँ पे लग गया। 1 आवर आपका ऊपर MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में लग गया। ये आपका कंप्लीट हो गया पेपर। अब आप उसमें चेक कीजिए आपने कहीं रोल नंबर स्किप तो नहीं किया हुआ, आपकी आंसर शीट के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, जो जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछी हुई हैं वो सारी आपने फिलअप कर दी हुई हैं। उसके बाद चेक कीजिए आपने क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं उतने अटैम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं किए,
वो सारे चेकआउट कर लीजिए और उसके बाद 10 मिनट ज़रूर दीजिए अपने उस पूरे पेपर को ओवरव्यू करने के लिए। यूँ समझे कि अपने उस पेपर की प्रूफ रीडिंग आप कर रहे हो, आप क्रिटिकली देख रहे हो कि आप उस टाइम अपने आप को एज ए एग्ज़ामिनर कंसिडर करो कि अगर हम एग्ज़ामिनर के तौर पे इसी पेपर को चेकआउट करेंगे तो फिर आप जो है कहाँ फॉल कर रहे हो, आप में कहीं किसी जगह पे कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई ओवरलैपिंग, कोई ओवर कटिंग या कुछ ऐसा देखते हुए आपको लगे कि ये रीडेबल नहीं है लफ्ज़, उसको चेक कीजिए, उसको दोबारा लिख लीजिए रिमूव करके और कोशिश कीजिए कि रिमूवर का यूज़ मिनिमम कीजिए, ठीक है। एक ओवरलैपिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, मिनिमम यूज़ ऑफ रिमूवर जो है वो होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक लाइन में, हर 2 लाइनों के बाद आप रिमूवर यूज़ कर रहे हो, आपसे मिस्टेक हो रही हैं। कोशिश कीजिए कि पहले ही जब आप लिखने बैठो तो अपने माइंड में रिवाइज़ करके उसको लिखने बैठा करो। तो एंड पे प्रूफ रीडिंग के लिए आपने 10 मिनट्स ले लिए, तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर जो है वो 2 आवर में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया है तो फिर एंड पे आपके पास टाइम प्रूफ रीडिंग, पेपर को फाइनली चेकआउट करने के लिए, पेपर को रीड आउट करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। इस तरीके से अगर आप अपना टाइम मैनेज करोगे तो एक बेहतर अटैम्प्ट होगी आपकी इस पेपर की और मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, कोई क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना, जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपने पूछनी है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ़िज़िक्स में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को आपने फोकस ज़्यादा करना है, किन चीज़ों की जो है वो सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस चीज़ को आपने देखना है। हमारे पास चैप्टर वाइज जब भी आप पेपर प्रिपेयर करने बैठते हो, आप चैप्टर्स की तैयारी करने बैठते हो तो आपके पास कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए बेटा। अक्सर मैं क्लासेस में भी बात करती हूँ कि आप जब पढ़ने बैठो तो आपकी पेजेस जो हैं, जो आपने कॉपी के पेज है उसके ऊपर फार्मूलाज, मेन हेडिंग इस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक आपने लर्न कर लिए हैं उनके जस्ट नेम लिखते जाएं। नेम ही आप लिखने से आपकी पूरी डेफिनेशन, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें गिवन है वो सारी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रिवाइज होना शुरू हो जाती हैं। ओके, उसके बाद आप चेक कीजिए कि इस चैप्टर के मेन फार्मूलाज कौन से हैं, उन फार्मूलाज को लिखिए। हर फार्मूला की फ़िज़िकल मीनिंग पता होनी चाहिए कि इस फार्मूला में ये अल्फ़ाबेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरामीटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में आप टोटली क्लियर होने चाहिए और उन फार्मूलाज में जो क्वांटिटी, जो फिज़िकल क्वांटिटी गिवन है आपको उनके SI यूनिट का भी क्लियर जो है वो पता होना चाहिए। इस चीज़ को आपने देखना है, फार्मूलाज को इम्पोर्टेंस देनी है। जो SI यूनिट्स हैं हर फिज़िकल क्वांटिटी के, उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनको लिख लिया करें कि इस पूरे जो है चैप्टर में ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, इसका ये यूनिट होता है, इसका SI यूनिट ये है और इसका SI यूनिट ये है। उसके बाद जब आप उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को देखो तो आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड डायग्राम्स होती हैं उसका ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डेरिवेशन वाले होते हैं और विदाउट डायग्राम उन क्वेश्चंस को चेक नहीं किया जाता। ओके, तो डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। SI यूनिट्स को, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में हर फिज़िकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको इम्पॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल के बहुत सारे जो है वो आंसर्स SI यूनिट में ही लिखने होते हैं और कम से कम जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स में जो गिवन डाटा है उसके भी SI यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं और इस मिस्टेक से उनके मार्क्स जा सकते हैं। तो फिज़िक्स में ये इन चीज़ों को मेन फोकस करना है। टॉपिक्स क्या हैं, चैप्टर क्या है, चैप्टर में फार्मूलाज क्या हैं, इन फार्मूला के फ़िज़िकल मीनिंग क्या है, कौन सा पैरामीटर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंडली हर क्वांटिटी का फ़िज़िकल यूनिट क्या है, इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। ओके, हमारी पूरी 10th की फ़िज़िक्स में इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडेड नहीं हैं, तो बहुत शॉर्ट सिलेबस कर दिया गया है। न्यूमेरिकल्स भी सारे इंक्लूडेड नहीं हैं, वो सारे बच्चों को पता है कि उन्होंने किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। फिर भी ये कुछ टॉपिक्स बेटा लिखे गए हैं जो कि पिछले कुछ पास पेपर्स में देखोगे तो बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। चैप्टर वाइज जो है इन टॉपिक्स को ज़्यादा क्रिटिकली आपने देख लेना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 10 की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैथ्स अटैच टू द स्प्रिंग, जिसमें मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है।
और इस सिस्टम में अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन दैट मास अटैच टू द स्प्रिंग एग्जिबिट और एक्सपीरियंसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, थोड़ा आपकी बुक में काफ़ी लंबा गिवन है, आपने इसको टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से इसको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसकी डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जाती है। आप उसको अपनी वर्डिंग में शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 20 से 25 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। जब हम इसी चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें सिंपल मेडोला भी इंक्लूडेड है। फिर लाउडनेस, अगले चैप्टर 11 की बात करते हैं तो उसमें लाउडनेस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी आ जाती हैं सारी, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसमें साउंड लेवल की डेरिवेशन आ जाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन चूंकि वो काफ़ी लंबा है, 4 मार्क्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हर करैक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स लिखने लाजमी है, मज़ीद उनकी एग्जांपल्स के साथ डिटेल लिखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो फैक्टर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। तो इन दैट केस वहाँ पे आप अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो एक मार्क्स जो है वो हर करैक्टरिस्टिक्स को दिया जाएगा। तो 1 मार्क्स के लिए आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके फैक्टर्स लिख लीजिए कि ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारे, जिसमें लाउडनेस ऑफ साउंड आ जाता है, पिच ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ जाता है एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। ये 4 जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम 12 चैप्टर की बात करते हैं तो 12 चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब स्मार्ट सिलेबस में है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाता है। उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आ सकता है। चूँकि वो आपने एज ए शॉर्ट पूरा टॉपिक लर्न किया हुआ है, डायग्राम के साथ उसको बना लोगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें मेन रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी डायग्राम, एग्जाम्पल, ईच एंड एवरीथिंग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने अटैम्प्ट करनी होती है। आगे चले जाएं बेटा तो 13 एंड 14 चैप्टर में ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। 13 एंड 14 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल जो है पेयरिंग में 13 भी इंक्लूडेड है, 14 भी इंक्लूडेड है, जो अभी तक हमारे पास आ रही है पेयरिंग उसमें। तो ये 2 अगर चैप्टर आप देखोगे तो इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में ऑलमोस्ट ये दोनों चैप्टर कम्प्लीटली इंक्लूडेड है। इसमें बहुत कम पोर्शन जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है, ऑलमोस्ट जो है पूरा चैप्टर ही इंक्लूडेड है। 13 भी बहुत कम पेजेस, 1 या 2 पेजेस जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 में भी ऑलमोस्ट जो है वो मैक्सिमम चैप्टर इंक्लूडेड है। इसी चैप्टर में कूलम्स लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसी चैप्टर में जॉल्स लॉ है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है। ये 13 एंड 14 चैप्टर में से कुछ टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर एंड लेंस लॉ, ठीक है, ये भी चूँकि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से मेन जो है ट्रांसफार्मर का टॉपिक, लेंस लॉ, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक भी एज ए लॉन्ग शॉर्ट दोनों जो है वो पूछा जा सकता है। आगे चलिए तो चैप्टर नंबर 16 में मेन पोर्शन जो है वो लॉजिक गेट। ये 5 लॉजिक गेट एज ए शॉर्ट, एज ए लॉन्ग, एज ए MCQ, ये हर तरह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने इन सारे लॉजिक गेट को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इनके लॉजिक गेट्स के साथ इनके सिंबल्स, इनके ट्रुथ टेबल, इनकी सर्किट डायग्राम, ये तो बहुत अच्छी तरह से कर लें और इंतहाई आसान है ये सारे टॉपिक्स। 17 चैप्टर में मेन जो टॉपिक जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है वो CBIS सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें इंटरनेट आ जाता है, हाफ लाइफ आ जाता है। ये टॉपिक बड़े इम्पॉर्टेंट है 17 चैप्टर में से। 18 चैप्टर को देखें तो ये भी आलमोस्ट पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है। स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक एक्सक्लूडेड है, आखिरी जो है रेडिएशन एंड हैज़र्ड्स, ठीक है। बाकी पूरा जो चैप्टर इंक्लूड है इसमें फिशन रिएक्शन, रेडियो आइसोटोप, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, पूरे चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसको आपने बहुत अच्छा लर्न करना है, क्योंकि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब अगर आप देखते हो बेटा पूरे इस स्मार्ट सिलेबस को, तो इसमें मैक्सिमम कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि आलमोस्ट सारे इंक्लूडेड हैं। इसमें चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 14 भी इंक्लूडेड है,
चैप्टर नंबर 16 में भी सिर्फ एक शुरू के 1-2 पेजेस एक्सक्लूडेड हैं, बाकी भी सारा चैप्टर इंक्लूडेड है। 18 चैप्टर कंप्लीट इंक्लूडेड है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के बनने की भी चांसेस हैं। ये कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वैसे तो हर टॉपिक ही आपने करना है, लेकिन ये कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जिनको इंपॉर्टेंस आपने ज़्यादा देनी है। ठीक है, ये था बेटा हमारे पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास है। और अब जो है हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंट आपने कैसे करना है, इस चीज़ को हम देखते हैं बेटा। अब पेपर प्रेजेंट कैसे करेंगे इसको मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताती हूँ कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। आपको जो आंसर शीट्स दी जाएंगी उसके ऊपर मार्जिन लाइन अगर ऑलरेडी लगी हुई हैं, लाइट हैं, तो आप मार्कर से इसको डार्क कर लीजिए। उसके बाद आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है ये अभी मैं वाइट बोर्ड पे आपको बताती हूँ। जी बेटा, तो जब आप पेपर प्रेजेंट करोगे तो बेटर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। आपका राइटिंग स्टाइल तो चेंज नहीं हो सकता, जो आप लोगों का बन चुका है बचपन से, आप उसी स्टाइल के साथ ही लिखोगे। जस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिखना है। हमने मेन हेडिंग कहाँ देनी है, हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इस चीज़ को जस्ट आपने फोकस करना है। आप देखोगे कि आपकी राइटिंग जैसी भी होगी, अगर आप इस पैटर्न से लिखना शुरू कर दोगे, अटैम्प्ट करोगे अपना पेपर, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप देखो कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी, इधर लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का कौन सा आप पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपने यहाँ फर्स्ट लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये ओहम्स लॉ फर्स्ट पार्ट में नहीं गिवन बल्कि ये 4th पार्ट में गिवन है, तो आप यहाँ पे अपनी नंबरिंग नहीं दोगे बल्कि आप क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग दोगे। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि अपनी नंबरिंग देते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 दे देते हैं। ऐसे नहीं करना। जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग है ना, फॉर एग्जांपल ये ओहम्स लॉ अगर क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में गिवन है तो आपने ये 4th पार्ट ही लिखना है। लेकिन आपके पेपर के लिहाज से ये फर्स्ट पार्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, 4th। ये आपने ज़रूर करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, समटाइम आप मेन हेडिंग नहीं देते हो, ऐसे लिखना शुरू कर देते हो, तो आपकी नंबरिंग के लिहाज से वो अक्सर एग्जामिनर उसको क्रॉस भी कर देते हैं। तो आपने नंबरिंग वही यूज़ करनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में ओहम्स लॉ आपको गिवन है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट की हेडिंग दे के आपने लेफ्ट साइड पे ओहम्स लॉ लिखा। ओहम्स लॉ से नीचे वाली जो लाइन, ओहम्स लॉ की जहाँ आपकी हेडिंग ख़त्म हो रही है, आपने मेन हेडिंग दे दी, उससे नीचे वाली लाइन से आपने लिखना स्टार्ट करना है। उसके साथ ही बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर देना, उससे नीचे वाली लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में आप इसकी स्टेटमेंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ करंट आई लिखना है तो आई भी लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी between the ends of the conductor provided the temperature and physical state of the conductor does not change। इन्वर्टेड कॉमा में ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स ज़रूर लिखने हैं और इतना आप लिखोगे तो 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट होगा। इतना लिखने के बाद आप इसकी एंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन की एंडिंग लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर इसके बाद आपको इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट आता है तो आप 7th पार्ट की हेडिंग देंगे। इधर ये क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की 7th पार्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर आपने यहाँ लिखना है तो आप साथ यूँ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का कौन सा पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में क्या चीज़ आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेन हेडिंग दे दें। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेडिंग दीजिए। आप ये जो अंडरलाइन करने हैं सारी हेडिंग्स वो आप आखिरी 10 मिनट्स में कर सकते हो, साथ साथ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा। और इसके बाद इस लाइन को आगे से छोड़ देना, इससे नीचे वाली लाइन से आपने लिखना स्टार्ट करना है, द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो वो पूरा लिखने के बाद उसके मैथमेटिकल स्टेप लिखिए, फिर एंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन की एंडिंग लाइन ज़रूर लिखनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्लियरली एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, और प्रॉपर आपका जो लिखा हुआ है एग्जामिनर को नज़र आना चाहिए। अगर आप इस तरह से लिखोगे ना बेटा, आप खुद ही से देखोगे कि आपका पेपर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कटिंग नहीं करनी, ओवरलैपिंग नहीं करनी, रिमूवर मिनिमम यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि नहीं यूज़ करें, क्योंकि एंड पे आपको पता है फाइनली लाखों बच्चों में से किसी एक बच्चे की पोजीशन जो है वो सॉर्ट आउट की जाती है और वो पेपर को बार बार चेक किया जाता है, और उन बच्चों ने जिन्होंने रिमूवर यूज़ किया होता है उन पेपर्स को सेपरेट कर दिया जाता है, और वो पेपर जिनमें रिमूवर नहीं यूज़ हुआ उनको अलग से करके उनमें से फिर फाइनल जो है वो पोजीशन जो है वो सिलेक्ट की जाती है। ये आपका तरीक़ाकार होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का। ओके बेटा, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। अगर किसी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है तो आप डेफिनेशन के साथ फार्मूला और इसका ऐसा यूनिट लिखना लाजमी होगा, वो आपने ज़रूर लिखना है। जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस होती है, तो फिज़िक्स में फार्मूला और ऐसा यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसके साथ फार्मूला गिवन है, आपने वो ज़रूर लिखना है, उसकी ऐसा यूनिट भी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बेटा एफिशिएंसी 10th में तो एफिशिएंसी नहीं है, आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो उसका फार्मूला एंड यूनिट लिखना लाजमी होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा आपने बिल्कुल जो है इस तरह से अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो आप करना चाह रहे हो, तो 5 का ए पार्ट कैसे अटैम्प्ट करोगे, आपने डायग्राम कहाँ बनानी है और किस तरह से आप उसको लेके चलोगे, इसकी भी माइंड मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। माइंड मैपिंग होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो बेटा, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मैंने इतनी बात बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी को वो लॉन्ग क्वेश्चन बना के देता है तो फिर आप माइंड मैपिंग करके जाएँ कि मैंने डायग्राम कहाँ बनानी है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, सेकेंडली मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, फिर इसमें से किस तरह से डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशन करनी है, एंड पे रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, और ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दीजिए। ऊपर आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आप कौन सा पार्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हो, ए पार्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों को कोई भी आता है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही मास अटैच टू द स्प्रिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, अंडरलाइन जितनी हेडिंग्स करनी है वो आखिरी 10 मिनट्स में कर सकते हो बेटा। स्केल का यूज़ कीजिएगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने मेन हेडिंग दे दी, इससे निचली लाइन से आपने इसकी जो है वो स्टेटमेंट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, कंप्लीट इट इज़ ए काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। फिर आपने निचली लाइन यहाँ से नहीं लिखना, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement from the mean position and it is always directly proportional to the mean position। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बेटा कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है displacement from the mean position and its direction is always towards the mean position। और मैथमेटिकली जब आप लिखते हो तो acceleration is directly proportional to minus x। a acceleration proportionality sign नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये आपकी डेफिनेशन आ गई। इसके बाद बेटा आपको अगर सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल पूछी हुई है या मैस स्प्रिंग सिस्टम की है तो आप उसकी हेडिंग दोगे
mass spring system और आपने इस पेज के जो है वो पेज का जो लेफ़्ट साइड से तो लिखते हो, राइट साइड पे आपने स्पेस बनानी है और यहाँ आपकी डायग्राम होनी चाहिए। आपने स्प्रिंग दिखाना है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखा देनी है, उसमें नॉर्मल पोजीशन में मैस कहाँ होगा उसको दिखाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस क्या है m, ये अभी कौन सी पोजीशन पे है, ओ पोजीशन पे है। उसके बाद आपने ये ए डायग्राम लिख लीजिए, इसको ए में बॉडी अपनी ओ पोजीशन मीन पोजीशन पे है। फिर अगली डायग्राम में दिखाइए बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई और स्प्रिंग के लूप्स जो है वो स्ट्रेच हो गए। ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस बनानी है आपने बेटा। अब ये थी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x, और हमने इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाई थी, एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ पे लिया है, और ये कौन सी पोजीशन है, a पोजीशन। और जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स क्रिएट होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। और फिर ये अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ आएगा। और फिर थर्ड डायग्राम, ये बी आप डायग्राम शो कर दीजिए। फिर थर्ड जो सी डायग्राम होगी उसमें लूप्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे। ओके, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी है और ये आपके पास ओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ एक्स। इस तरह आपने पेज के राइट साइड पे डायग्राम बना देनी है, और बॉक्स में करना है तो इसको कंप्लीट बॉक्स में भी आप कर सकते हो। और यहाँ से लिखना शुरू करना है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ mass m attached to the spring. Consider a mass m attached to the spring और फिर आपने कंप्लीट इसकी डिस्कशन लिखनी है। फिर आप हुक्स लॉ की स्टेटमेंट दे के उसको लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे, यानी डायग्राम बनाई है उसको विजुलाइज कराना है आपने। जैसे लिखा कंसीडर ए मैस अटैच टू दी स्प्रिंग, तो आपने इसके सामने ये डायग्राम विजुलाइज करा देनी है। उसके बाद फिर बाकी आपकी हेडिंग्स चलती जाएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन एंड तक जो है आप इसको लेके चले हेडिंग के साथ, डिस्कशन कीजिए, डेरिवेशन इसकी है इस इक्वेशन की वो आपने करनी है। फिर वेलोसिटी चेंजेस कितनी है एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन के बीच में, एक्सेलेरेशन चेंजेस कैसे होता है मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, इसको डिस्कस करके एंड पे फिर आपने फाइनली बताना है an object whose mass is m that is attached to the spring exhibits simple harmonic motion because in this system acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and its direction is always towards the mean position। जब इस इक्वेशन को कोई भी सिस्टम सेटिस्फाई कर देता है तो इट मीन्स कि इट एक्सपीरियंस द सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आपने एंड पे इसका जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी लिखना है। आखिरी हेडिंग आपकी टाइम पीरियड की होगी और उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। मैस अटैच टू द स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k। इस तरह से बेटा आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब हम बी पार्ट की जब बात करेंगे कि बी पार्ट जो कि न्यूमेरिकल होगा
क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप बी पार्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो फिर आपने उसकी कैसे हेडिंग लेके चलनी है, इसको डिस्कस करते हैं। बेटा इस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है प्रॉपर। ये नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया और आखिर में डायग्राम बनाई है, ये कंसिडरेबल नहीं होती और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। आपने जहाँ विजुलाइज कराया कि आपने कंसिडर किया एक सिस्टम जिसका मैथ एम है और उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके एक फिल्म सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, तो इसको आपने एग्जामिनर को विजुलाइज कराना है। क्लियर होना चाहिए वो मीन पोजीशन है, ए एंड बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है और ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 का जब बी पार्ट अटैम्प्ट करोगे दैट इज इन न्यूमेरिकल, तो उसको इसकी हेडिंग्स कैसे लिखनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का अब आप बी पार्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हो दैट इज द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में फर्स्ट हेडिंग आपकी आएगी बेटा गिवन डाटा की। फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज गिवन है, मैस M1 है 1000 kg, वो लिख लीजिए। दूसरी मैस गिवन है वो भी 1000 kg है, अगर आइडेंटिकल सफियर्स होंगे तो वो जो है एक जैसी होगी। ये मेरा ख्याल है कि ये 9th का क्वेश्चन है। आप लोग चार्जेस की बात कर लेते हैं क्योंकि 10th में चार्जेस हैं। Q1 लिख लेते हैं। Q1 अगर आपके पास है 10 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। चेंज कीजिए, फ़ौरन ऐसे यूनिट में चेंज करना है आपने गिवन डेटा को। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 कूलम, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम आ जाएगा। इनके बीच में सेपरेशन है, फॉर एग्जांपल दी हुई है 1 मीटर और K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, उसकी वैल्यू लिखिए 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है तो फिर यहाँ आप हेडिंग, ये आपका गिवन डाटा आ गया और यहाँ हेडिंग देंगे टू फाइंड की। क्या चीज़ फाइंड करनी है बेटा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद फॉर्मूला की हेडिंग दीजिए। फॉर्मूला की हेडिंग देके आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आपने यूज़ करना है कूलम्स लॉ का, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। फिर सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए जो आपको गिवन है। K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Q1 है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। Q2 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। आगे अपने कैलकुलेटर से सारे स्टेप्स कर लीजिए, फाइनल रिजल्ट लिख लिए बेटा। एंड पे आपके पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स न्यूटन में आएगी। जो भी आंसर आपके पास आया है एंड पे आपने उसका रिजल्ट ज़रूर लिखना। आखिरी हेडिंग आपकी होगी रिजल्ट की। जो आपको यहाँ गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी इक्वल टू, जितना आंसर आएगा वो लिखोगे। जो आपके कैलकुलेटर ने आंसर बता दिया वो आपने न्यूटन में लिख देना है। ये आपका वर्डिंग में रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ 2-3 सॉल्यूशन स्टेप्स आ जाएंगे और उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो गिवन डाटा टू फाइंड, फार्मूला, सॉल्यूशन और एंड पे रिजल्ट लिखना लाजमी है। ये था बेटा पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आप अपने पेपर को इस तरह से अटैम्प्ट करोगे, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने 2 आवर में पेपर को अटैम्प्ट करना होता है और कोशिश कीजिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है बेटा तो न्यूमेरिकल को पहले कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। उसके सॉलिड 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह से अगर आप अपने पेपर को लेके चलोगे तो बेहतर पेपर अटैम्प्ट होता है और अच्छे मार्क्स आप अटेन कर सकते हो।
तो बेस्ट विशेज़ हैं बेटा आप लोगों के लिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा दोगे, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दोगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।